नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए और साथ में जो विजय स्टील के एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले हैं तो उन सभी के लिए आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, दोनों के अगर हम बात करते हैं दोनों एग्जामिनेशन का, तो इसमें जीके क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। और यूपीपीएससी की बात करते हैं तो इसमें आपका 25 क्वेश्चन आपका आएगा। और विजय स्टील की जहाँ तक बात है तो इसमें भी आपको जीके के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वो आपका एग्जाम पे डिपेंड करेगा, बट इसमें भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि दोनों का जो जीके का पैटर्न रहेगा तो वो लगभग आपका सेम ही रहेगा। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है जनरल साइंस का, कि जिसमें कि यूपीपीएससी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बट जो कॉमन जो क्वेश्चन आपके रहते हैं जीके के, तो वो सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले भी देखिए, और भी एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बाकी जो सब्जेक्ट वाइज हैं, तो उसका हमने एसएससी जेई के लिए बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं डिटेल में वीडियो। जितने भी पॉलिटी, हिस्ट्री हिस्ट्री को छोड़ के ज्योग्राफी और साथ में इकोनॉमिक्स का और साइंस का हमने अलग अलग से बनाया हुआ है, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है इसमें इंपॉर्टेंट जगह क्वेश्चन का जो है सीरीज हम लोग कवर करते चलेंगे। और ये सीरीज आपका एग्जाम तक चलता रहेगा, तो आप लोग इसको जरूर देखना। और इसके साथ में हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी और भी उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करते चलेंगे, तो जिससे कि आपका जो है अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। और साथ में जो है हम आपको पीडीएफ भी ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है करंट अफेयर का और साथ में इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स का, जिसमें कि आपको स्टैटिक जीके के आपको जो है मिल जाएंगे। और साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो उसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आप लोग पीडीएफ जो बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज के सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि एट विच प्लेस डिड बुद्धा डाई, यानी कि कौन से स्थान पे बुद्धा जो है इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज कुशीनगर। तो कुशीनगर में जो है इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो देखिए, लॉर्ड बुद्धा के जीवन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए थे और उसके लिए स्पेसिफिक टर्म भी दिए गए थे और उसके साथ में सिंबल क्या क्या थे, तो इनसे आपके क्वेश्चन बराबर पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, जब इनका बर्थ प्लेस जो था इनका, यानी कि जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था, तो वो स्थान है लुम्बिनी इन नेपाल। और इनका जो सिंबल था उस समय का, दैट इज लोटस एंड बुल का। और जब इन्होंने गृह त्यागा था, यानी कि जब इन्होंने एक संत का जीवन जीने के लिए, यानी कि जो सन्यासी होते उस तरह के जीवन जीने के लिए जब इन्होंने अपना घर को त्यागा था, तो उसके लिए जो टर्म दिया गया था, उस इवेंट का नाम दिया गया था, दैट इज महाभि निष्क्रमण। तो इसका जो सिंबल रहा था दैट इज हॉर्स का। और जब निर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था, देखिए निर्वाण का अर्थ होता है, बुद्धिस्ट के जितने भी बुद्धिस्ट होते हैं तो उनके लाइफ में, तो इसका मतलब होता है कि वो जो है सांसारिक सुख से और साथ में जो भी दुख होते हैं तो उन सभी से मुक्ति प्राप्त कर लेना। तो ये होता है निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इन्होंने देखिए ये किया था बोध गया में, और जो कि इनका सिंबल आता दैट इज बोधि ट्री, क्योंकि ट्री के अंदर ही इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया हुआ था, तो इसीलिए जो है सिंबल रखी गई थी बोधि ट्री का। और इसके बाद देखिए, जो अगला टर्म आपका इसमें धर्मचक्र परिवर्तन। तो धर्मचक्र परिवर्तन उसके लिए जब इन्होंने पहली बार इन्होंने जो है फर्स्ट इन्होंने स्पीच दिया था अपने जो भी 5 जो संत थे इनके, तो उनके बीच में जो इन्होंने दिया था पहला, जो इन्होंने अपना सरमन दिया था, तो उसके लिए दिया था धर्मचक्र परिवर्तन का। तो ये इन्होंने दिया था सारनाथ में। और इसके लिए जो सिंबल आता है दैट इज व्हील है आपका। और जब इन्होंने अंतिम सांस ली थी तो उसको उस टर्म के लिए बोला जाता है दैट इज महापरिनिर्वाणा। तो ये जो है इन्होंने कुशीनगर में अंतिम सांस लिया था। और ये हुआ था इसके लिए सिंबल दैट इज स्तूपा का। तो ये सारा चीज जो है आपको याद रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, जो इनका इन्होंने जैसे लाइफ को जीने के लिए इन्होंने बताया था एक मध्य मार्ग होना चाहिए, यानी कि आपको ना तो कोई ज़्यादा से अधिकता किसी की ज़रूरत है और ना तो अधिकता से अधिक से कम आपके पास होना चाहिए, एक मध्य मार्ग आपको अपनाना चाहिए। यानी कि आपको जो है बोथ एक्सेस ऑफ लग्जरी और साथ में ऑस्टेरिटी, ये दोनों का जीवन जो है आपको एक्सेस मतलब जो होना चाहिए इसको आपको अवॉइड करना है, और एक बीच का मार्ग आपको निकाल के जीवन को जीना है, जिसमें कि आपको सुख दुख दोनों का भोग करते हुए जीवन को यापन करना है आपको। फिर नेक्स्ट देखिए कि द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज, यानी कि कौन सा इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया गया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जो पहला स्टेट है जो कि एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया गया था दैट इज 1953 में, तो आपका आंध्र प्रदेश है। तो जो कि देखिए एक तेलुगु स्पीकिंग, ये मद्रास स्टेट का एक नॉर्दर्न पार्ट उसका एक हिस्सा था, तो उसी से अलग करके मतलब कि जो यहाँ पे तेलुगु लोग अधिकतर बोलते थे यहाँ के, तो उसी से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाई गई थी। और ये पहला स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई गई थी इसे। और देखिए, जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब बनाई गई थी
तो जिसके कि जो मतलब कि जो हेड थे इसके फजल अली, तो इन्होंने जो है बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया था। तो उसमें से रिकमेंडेशन में इन्होंने जैसे देखिए बहुत सारे चीज़ को फॉलो करने के लिए कहा गया था कि जैसे हमारा जो भी स्टेट का क्रिएशन करना है तो उसमें एक लैंग्वेज बेसिस हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज के टोटली बेसिस पे स्टेट को क्रिएट करना तो वो चीज़ जो है उसे इग्नोर कर दी गई थी। और बाकी और भी चीज़ों से रिलेटेड मतलब कि जो भी लैंग्वेज हम लोग बेसिस पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज वहाँ के लिए बनाया जा सकता है कि हाँ स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है तो वो बोला जा सकता है लोगों के द्वारा। लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे फिर बाद में स्टेट को क्रिएट करना ये जो है खारिज कर दी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो देखिए इनमें से जो आपका दिया हुआ है चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ, जो भी होते हैं जज या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, या फिर जो गवर्नर हो गए स्टेट के, या फिर जो चीफ जस्टिस और जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट को, तो इन तीनों का जो अपॉइंटमेंट होता है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट नहीं होते हैं। तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है और साथ में जो प्रेसिडेंट है तो ये जो है इनका जो जैसे इलेक्शन होती है, और इलेक्शन में देखिए जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज रहती है इनकी, जिसके अंदर में बहुत सारे जो पार्टिसिपेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का जितने भी मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा का जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहता है तो इसका इलेक्टोरल कॉलेज में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहती है तो वो भी पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। तो इनका देखिए अपॉइंटमेंट नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये जो है इलेक्शन होती है इनकी। और बाकी देखिए जितने भी चीफ जस्टिस है, जजेज ऑफ हाई कोर्ट के, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं, या फिर जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, तो इन सभी का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है ये सारे क्वेश्चन भी आपको याद रखने होंगे कि किसका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और किनका नहीं होती है। तो ये सारा चीज हमने पॉलिटी वाले क्लास में आपको अच्छे से बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया आर कोस्टल। तो कितने ऐसे इंडियन स्टेट है जो कि कोस्टल है यानी कि तटीय वाले स्टेट हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज 9 है टोटल। तो जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल हैं, तो यहाँ पे लिस्ट में आपका दिया हुआ है। कोस्टल मतलब है कि जिनका सीमा जो है समुद्र से लगती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आप जैसे जानते हैं कि इंडिया जो है तो आप देखते होंगे कि इधर वेस्ट कोस्ट है और इधर आपका ईस्ट कोस्ट है। तो जो वेस्ट कोस्ट की तरफ यानी कि जो इधर आपका अराबियन सी है, तो इधर जो स्टेट है जिनका सीमा लगता है समुद्र के साथ में, तो उसमें आपका यदि आप ऊपर से नीचे आप जाते हैं, यहाँ पे अगर अरेंज करने के लिए दिया जाएगा आपका नॉर्थ टू साउथ आप मूवमेंट करते हो, तो सबसे पहले आपका इसमें आएगा दैट इज गुजरात आपका होगा। उसके बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, इसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद फिर केरल है। तो टोटल 5 स्टेट है वेस्ट कोस्ट की तरफ। और वहीं पे ईस्ट कोस्ट की यदि हम बात करते हैं इधर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। तो इधर टोटल 4 है। तो कुल मिला के टोटल 9 ऐसे इंडियन स्टेट है जो कि पूरी तरीके से कोस्टल मतलब कि वो जो है कोस्टल स्टेट है जिनका सीमा समुद्र से लगती है। तो टोटल इंडिया की यदि हम बात करते हैं कोस्टल लेंथ की, तो ये है लगभग 75-16 किलोमीटर आपका है, जिसमें से कि कुछ जो है मेनलैंड है और कुछ जो है आइलैंड और टेरिटरी मतलब कि आइलैंड के फॉर्म में पूरी तरीके से टापू है वो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। और अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कोस्टल स्टेट मतलब कि इंडिया के जो भी है, तो वो जो है सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा स्टेट का लगता है, तो उसमें आपका गुजरात जो है सबसे नंबर 1 पे, मतलब कि इसकी जो सीमा है मतलब कि जो कोस्टल स्टेट के मामले में यदि हम बात करते हैं तो इसके सबसे ज़्यादा है, दैट इज सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट है इंडिया का गुजरात। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और उसके बाद फिर महाराष्ट्र है। तो आप लोग जो है इस सीरीज को भी याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि एट विच प्लेस मोहनजोदारो इज सिचुएटेड। तो मोहनजोदारो जो है तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा दैट इज सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो मोहनजोदारो जो है तो ये जो सिंध प्रोविंस जो है तो उसका जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे सिचुएट है, जो कि आज ये प्रेजेंट पाकिस्तान का ये पार्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल क्रॉप। तो इनमें से कौन सा एक कमर्शियल क्रॉप है। तो देखिए यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप या फिर इसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं, कि कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप उसको हम लोग बोलते हैं जो कि कंपेरेटिवली फार्मर्स को इनसे बेटर रिटर्न्स मिलती है, यानी कि इनको अगर वो मार्केट में जैसे वो बेचते हैं तो इनको अच्छी खासी रकम मिलती है। तो ये इनमें से जो जो क्रॉप्स होते हैं आपके, तो इसका एग्जाम्पल में आप लोग को याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल है कैश क्रॉप या फिर कमर्शियल क्रॉप्स के, तो उसमें आपका एग्जाम्पल है जैसे कॉटन का हो गया, शुगर केन का हो गया, जूट का हो गया, रेमी हो गया, ऑयल सीड्स हो गया। तो ये हैं सारे जो है कमर्शियल क्रॉप के अंदर में आते हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कॉटन, बाजरा, ज्वार और पैडी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉटन। तो कॉटन जो है एक कमर्शियल क्रॉप है जिनसे कि फार्मर्स को एक अच्छी खासी रिटर्न्स मिलती है जब वो उनको मार्केट में वो सेल करते हैं। तो और ये जो प्रोडक्ट जितने भी होते हैं तो इनका देखिए जैसे फैक्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, फैक्ट्री फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के क्रॉप्स को बोला जाता है कमर्शियल क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच 5 ईयर प्लान वाज टर्मिनेटेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स पीरियड। तो कौन सा 5 ईयर प्लान है कि जो कि उसके यानी कि कंप्लीशन होने के पहले ही उसे टर्मिनेट कर दी गई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो देखिए जो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी जिसका ड्यूरेशन रहा था 1974 से लेके 1979 तक, और ये उस समय का पीरियड है जब इमरजेंसी लगी हुई थी इंडिया में। और उसी समय देखिए यहाँ पे जो सरकार चल रही थी इंदिरा गांधी जी का, तो ये जो है बीच में मतलब कि जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया था, तो इन्होंने जो है जो 5 ईयर प्लान था तो उसको टर्मिनेट कर दिया था। और ये टर्मिनेशन किया गया था दैट इज जबकि पांचवें जो पंचवर्षीय योजना थी तो उसके जब चौथा साल चल रहा था यानी कि 1978 में, तो उसी समय जो है इन्होंने इसको टर्मिनेट कर दिया था और इसके बदले में इन्होंने जो है दूसरा प्लान इन्होंने लाया हुआ था, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया होगा इकोनॉमिक्स वाले क्लास में। आपने वहाँ पे देखा होगा कि कब कब जो है फिर 5 ईयर प्लान बीच में ही टर्मिनेशन कर दी गई थी और उसके बदले कौन कौन से प्लान लाए गए हुए थे। तो ये सारे चीज आप लोग वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में। और ये सारा चीज़ देखिए जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी आपके कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक्स है तो हमने जो है जीके वाला जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है तो उसमें हमने इसे इंक्लूड किया हुआ है, तो आप लोग उससे भी पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल में हमने उसमें भी लगभग इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है तो उसका हमने उसमें बताया हुआ है और दिया हुआ है कंटेंट को अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है कि जो कि यानी कि हीट का वो अच्छा है, यानी कि वो गुड कंडक्शन करेगा हीट के लिए, लेकिन वो जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो बैड कंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स जो है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है लेकिन ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो पैराफिन वैक्स होता है तो ये जो है पेट्रोलियम से ही इसे ऑब्टेन की जाती है, जिनका यूज़ हम लोग करते हैं कैंडल्स में। आप लोग कैंडल देखते होंगे तो उसमें भी आपका रहता है पैराफिन वैक्स ही रहते हैं। इसके अलावा वैक्स पेपर, पॉलिश हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, और साथ में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में भी इनका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इस कारण से इनका यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में भी। तो ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो आपको यहाँ पे अरेंज करना है एक सीक्वेंस में जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं इंडिया के अंदर में जब इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्टार्टिंग से लेकर और अर्लीस्ट के बीच में आपको अरेंज करना है कि पहले कौन जो है ऑयल रिफाइनरी जितने भी थे यहाँ पे पहले इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और उसके बाद कौन सा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है जैसे बरौनी, हल्दिया, गुवाहाटी और मथुरा का जितने भी ऑयल रिफाइनरी है। तो आपको इसको क्रम में इसको आपको अरेंज करना है। तो देखिए अगर आप इसको देखिएगा स्टेब्लिशमेंट ईयर जो हुई थी तो सबसे पहले आपका हुआ थी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसमें आपका मथुरा सॉरी गुवाहाटी ऑयल रिफाइनरी जो कि इसके स्टेब्लिशमेंट की गई थी 1962 में, तो ये आपका सबसे पहले आएगा। तो देखिए गुवाहाटी वाला ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, तो बी, ए और बी का आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद की गई थी बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो कि 1964 में की गई थी, तो ऑप्शन डी में देखिए आपका दिया हुआ है सेकंड बरौनी आपका दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी आती है 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो कि आपका ये अर्लीस्ट है मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो कि 1982 में इसकी की गई थी। तो आपका जो सीरीज रहेगा पहले गुवाहाटी, उसके बाद फिर बरौनी ऑयल रिफाइनरी, फिर हल्दिया और उसके बाद फिर मथुरा ऑयल रिफाइनरी। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका करेक्ट इसका हो जाएगा सीक्वेंस में। और यहाँ पे देखिए आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं कि जैसे गुवाहाटी ऑयल रिफाइनरी या फिर जो बरौनी ऑयल रिफाइनरी है तो कौन से ईयर में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी इसकी, तो ये भी आप लोग याद रखना, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि टेट्रा इथाइल लीड इज यूज्ड एज। जो टेट्रा इथाइल लीड है तो इसका हम लोग यूज करते हैं किसके लिए। तो देखिए जो टेट्रा इथाइल लीड है तो ये एक इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनिक लीड आपका होता है बेसिकली, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, यानी कि जो गैसोलीन होता है पेट्रोल जो होते हैं तो उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट। क्योंकि देखिए जो फ्यूल्स होते हैं तो अगर उसकी गुणवत्ता खराब होती है तो उसमें आवाज़ आती है यानी कि नॉकिंग साउंड आती है।
तो उसको नॉकिंग को खत्म करने के लिए जो एंटी नॉकिंग कंपाउंड मिलाई जाती है, तो उसका नाम है दैट इज टेट्रा इथाइल लीड। तो ये आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा एंटी नॉकिंग एजेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो दैट इज टेट्रा इथाइल लीड का है। इसके अलावा और भी दूसरा यूज किया जाता है, लेकिन ये मोस्ट फेमस आपका है जो कि यूज किया जाता है, ये टेट्रा इथाइल लीड। तो ये आपका एक तरीके से पेट्रोल एडिटिव है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट विल्सन हैव बीन अवार्डेड द 2020 नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। तो पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट विल्सन को, तो इनको देखिए 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इनको जो किस फील्ड के लिए दी गई है, तो देखिए इनको दिया गया है इकोनॉमिक्स के फील्ड में दी गई है नोबेल प्राइज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी नोबेल प्राइज विनर है इस साल का 2020 के, तो यहाँ पे लिस्ट में आपका दिया हुआ है। और ये चीज़ हमने जो करंट अफेयर जो पीडीएफ है, तो उसमें भी हमने इसे इंक्लूड किया हुआ है। तो आप लोग जो है वहाँ से भी इसको स्टडी आप लोग कर सकते हैं। करंट अफेयर का पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो केमिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं इस बार के जो विनर है इसमें, तो दो लोगों को दिया गया है नोबेल प्राइज। तो पहले इसमें है इमैनुअल चेरपेंटर और दूसरा है जेनिफर डोदना। और वहीं फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए 3 लोगों को दी गई है। तो पहले है रोजर पेनरोज, दूसरा है रेनहर्ड गेजल और तीसरा है एंड्रिया गेज। और वहीं मेडिसिन के क्षेत्र में बात करते हैं तो इसमें भी 3 लोगों को दी गई है। तो पहले है इसमें हार्वेल जे अल्टर, दूसरा है माइकल हॉक्टन और तीसरा है चार्ल्स एम राइस। और वहीं इकोनॉमिक्स के फील्ड की बात करते हैं तो इसमें 2 लोगों को दिया गया है, पॉल आर मिलग्रोम और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। और वहीं लिटरेचर की बात करते हैं तो इसमें देखिए दिया गया है जो अवार्ड दिए, जो कि नोबेल प्राइज दिया गया है इस वर्ष का, तो वो है लुइस ग्लुक है। फिर वहीं देखिए पीस के लिए यानी कि शांति के लिए जो दी गई है, तो वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है इस वर्ष का नोबेल प्राइज। तो ये सारा जो लिस्ट है आपको नोबेल प्राइज विनर का, तो आप लोग जो है इसे याद रखना, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं एग्जाम्स में। फिर इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें कि ऑन होम डज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो किसे एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है कि वो जो है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करे और साथ में प्रोटेक्शन करे इनका। तो इसके लिए देखिए सुप्रीम कोर्ट को दिया गया ये सारे अधिकार दिया गया है कि वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मतलब इन्फोर्समेंट कराने के लिए जो भी फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देखते हुए होंगे कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है किसी भी पर्सन का, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है उसके अगेंस्ट में। और साथ में कोई भी ऐसे केसेस होते हैं रिलेटेड आपके कि जहाँ पे भी वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट्स का, तो सुप्रीम कोर्ट एक मेजर रोल प्ले करती है वहाँ पे। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो सभी का एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सब कुछ मेंशन किया गया है कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो ये सारा चीज़ हमने पॉलिटी वाले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। हमने एसएससी जेईई के लिए इसके काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से ये सीरीज आपका आगे चलता रहेगा एग्जामिनेशन तक। और साथ में जो है हमने पीडीएफ भी ऑलरेडी इसका हमने प्रोवाइड कर दिया है आपको, जिसमें कि हमने इकोनॉमिक्स के और साथ में पॉलिटी के, हिस्ट्री ज्योग्राफी के और साथ में स्टैटिक जीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उनको हमने जो है ऑलरेडी इंक्लूड उसमें किया हुआ है। तो आप लोग जो उसे बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और ये जो है आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको जो भी हम स्टैटिक जी की आपको यहाँ पे करा रहे हैं, तो ये सारे भी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके, तो वो चीज़ हमने उसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। और साथ में करंट अफेयर का भी पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और यदि बात करते हैं यूपीपीएससी एई एग्जामिनेशन का, तो उसके लिए हमने हिंदी का और साथ में जो जनरल साइंस है उसका भी पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए कि सीरीज जो आपका ऐसे चल ही रहा है, तो हम आपको बाकी और भी आने वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे तो उसका भी आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।